दूसरी तरफ शिकिंग की नजरें अब भी विच मायूमी को तलाश कर रही थी। मायूमी इस वक्त बैटलफील्ड में नहीं है। वो कह रही थी जितनी जल्द से जल्द हो सके मायूमी को ढूंढना होगा। उसे पहले से ही ये मालूम है कि फीनिक्स वन रेन का पावर का एक बड़ा हिस्सा मायूमी से आता है। मेंग सियू कह रही थी अगर किसी को खोजना है तो उसका काम आप मुझ पे छोड़ दो। 3 किलोमीटर के एरिया में वो काफी अच्छे से सर्च कर सकती है। मेंग अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करती है। हवाई फोटोग्राफी क्षेत्र ओपन। मायूमी को ढूंढने के लिए उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसे पता चल गया कि मायूमी कहाँ पे है। वो कह रही थी मायूमी और एक्लिप्स समूह का एक मेंबर चाओ बेस के कंटेनर वाले एरिया में छुपे हुए हैं। मेंग सियू एक तरफ इशारा करके कहती है वे उस कंटेनर के पीछे हैं। ज़ूमियाओ और ये आगे आते हैं। ज़ूमियाओ कह रहे थे मैं उसे पकड़ने जा रहा हूँ। ये ने भी कहा कि ठीक है मैं आपकी अपनी शैडो एबिलिटी के साथ आपकी मदद करूंगा। वुडी भी अपनी फ्लोटिंग कैनन के अटैक को बनाते हुए कह रहा था ठीक है आगे बढ़ो। वे सभी मायूमी को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे। शिकिंग को अब भी ये चिंता थी कि पता नहीं जांग की स्पेस पावर कब तक फीनिक्स वन रेन को रोक पाएगी या तो फिर वह उस स्पेस को तोड़कर बाहर चला आएगा। जांग ने अपनी स्नाइपर राइफल से सटीक शूटिंग को एक्टिवेट किया। वे तलवारबाज तसुका मोटो को मारना भी चाहते थे। फिर सोच रहे थे कि टीचा लियान एक मार्शल आर्ट परिवार से आती है। किसी भी दुश्मन के ऊपर पीछे से हमला करना उसे पसंद नहीं होगा। हालांकि मैं तसुका मोटो नोबुनागा को डायरेक्ट गोली तो नहीं मार सकता, लेकिन मैं उसे घूरने से खुद को नहीं रोक सकता। जांग उसे टारगेट में ले चुके थे, कभी भी ट्रिगर दबाया जा सकता था। तसुका मोटो को भी ये एहसास हो गया कोई कैप्टन लेवल का म्यूटेंट उसे टारगेट कर चुका है। इसकी वजह से तसुका मोटो का फोकस डिस्ट्रैक्ट हो गया। टीचर लियान को भी एक मौका मिल गया। उसने अपने दोनों हाथों से लॉन्गविक स्वॉर्ड को पकड़ते हुए एक जोर का स्लैश लगा दिया। अगले ही पल दो पावरफुल वेपन की टकराने की साउंड आती है, लेकिन फिर भी टीचर लियान की स्वॉर्ड का स्लैश काफी पावरफुल था, जिसकी वजह से तसुका मोटो के ऊपर एक लंबी सी स्वॉर्ड का स्लैश लग जाता है। उसके शरीर में एक लंबी सी कट लग जाती है। हालांकि टीचर लियान की स्वॉर्ड के स्लैश को रोकने के लिए तसुका मोटो ने अपनी तलवार को आगे जरूर किया था, लेकिन उसके तलवार के भी दो टुकड़े हो गए और उसकी छाती में भी एक लंबा सा कट लग गया। तसुका मोटो के तलवार टूट जाने के बाद उसकी हिम्मत भी टूट गई थी। अगले ही पल टीचर लियान ने अपनी स्वॉर्ड से उसकी गर्दन को ही अलग कर दिया और कह रही थी आपकी प्राचीन फेमस स्वॉर्ड और स्वॉर्ड स्किल अब पुरानी हो चुकी है। जो लोग इतिहास में डूबे रहते हैं, आगे बढ़ने में हेजिटेट करते हैं, वे ऊपर देखना आगे की ओर देखना भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को मास्टर कैसे कहा जा सकता है। उसके सर को लेकर जॉन्ग के पास चली आती है। जॉन्ग कह रहे थे ये अच्छी बात है आपने उसे मार दिया, लेकिन असली फाइट तो अभी शुरू हुई है। मैं अभी फीनिक्स वन रेन को आजाद करने वाला हूँ। आप सभी लोग फाइट के लिए तैयार रहें। ये कहते ही उसने फीनिक्स वन रेन को अपने डायमेंशन स्पेस से बाहर निकाल दिया। फीनिक्स वन रेन को आजाद करने के बाद जॉन्ग ने तुरंत पोर्टल बनाकर दूसरी जगह पे निकल गए। जॉन्ग ने बैटल की जिम्मेदारी कुछ समय के लिए दूसरे टीम मेंबर्स के हाथों छोड़ दिया। लंबे समय से फीनिक्स वन रेन को कैद रखने की वजह से उसकी अपनी स्पेस पावर टूटने की कगार पे आ चुकी थी। वो ये भी जानता था कि फीनिक्स वन रेन सबसे पहले उसे ही मारना चाहता है, इसलिए उसे कुछ समय के लिए दूर हटना पड़ा। उसे अपनी पावर को रिकवर भी करनी थी। वो दूर चला आया ताकि एनर्जी फूड के जरिए अपने आप को रिकवर किया जा सके। अगले ही पल फीनिक्स वन रेन पूरी टेंगू टीम के लोगों के द्वारा घिरा हुआ नजर आता है। जॉन्ग का मानना ये था कि अब उनके ऊपर में है वे लोग कितनी देर तक फीनिक्स वन रेन को रोक पाते हैं। हालांकि फीनिक्स वन रेन जॉन्ग की स्पेस के अंदर कुछ मिनटों के लिए ही रहे थे, लेकिन उन्होंने जो एहसास किया उन्हें ऐसा लगा कि वह किसी खाली स्पेस के अंदर 10 साल तक कैद थे। अब वो अपनी सारी बातों को याद करने की कोशिश कर रहे थे। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ गया था, मैं लंबे समय से किसी खाली जगह में फंसा रहा था। उनका नजर सामने की ओर जॉन्ग की ओर पड़ता है। ऐसा लगता है कि वो परिचित चेहरा है। अच्छा वो जॉन्ग है और मैं फीनिक्स वन रेन हूँ, इक्लिप्स के टीम मेंबर का लीडर हूँ। मैं हुआ देश के सेंट्रल एरिया में अधिकार जमाना चाहता था। हम अपने लोगों को जीवित रखने के लिए लैंडिंग वुड फैक्शन के लिए उपजाऊ जमीन लेना चाहता था। मैं उस जॉन्ग नाम के व्यक्ति को मारना चाहता हूँ। बेली चांकिंग और सारे टीम के लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। चलो उसे मार डालो। शिकिंग भी कह रही थी कैन्यूट चलो आगे बढ़ो। कैन्यूट वो शार्क अब भी शिकिंग के कंट्रोल में है। शिकिंग के ऑर्डर्स को मानने से इनकार नहीं कर सकता। कैन्यूट भी कह रहा था हाँ शिकिंग तुम मेरी आशा की किरण हो, तुम मेरी इच्छा की आग हो। तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। इस समय जॉन्ग किसी कंटेनर के पास में थे जहाँ पे अंकल चुनली, सिंगटियान और जियो
जियो भी थी, वो एक बड़े दुश्मन से निपटने के लिए कुछ सोच विचार करने के लिए साइड आ गए थे। जॉन्ग ने जब सिगरेट जलाई, जियो भी कह रही थी मुझे भी एक दो, और आगे कह रही थी अगर आप वहाँ पे नहीं है तो क्या वे लोग उस दुश्मन से निपट पाएंगे। जॉन्ग कह रहे थे हालांकि मुझे नहीं पता कि वह जब मेरी स्पेस के अंदर था उतने ही समय में वह कितनी बार मरा और जीवित हुआ, इसलिए ये तो कंफर्म है कि वह अपनी टॉप कंडीशन में नहीं है, उसकी पावर कम हुई है। और वैसे भी बेली चांकिंग और टीम के सारे लोग मिलकर उसे कुछ देर के लिए तो रोक ही सकते हैं। तभी अचानक कैन्यूट का बड़ा शरीर हवा में उड़ते हुए नजर आया। ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने पीटा है और वह उड़ते हुए जॉन्ग और बाकी लोगों के करीब आ गिरा है। वो आते ही बर्फ में धंस गया। उसके गिरने की इम्पैक्ट की वजह से बर्फ और कीचड़ की छींटें जॉन्ग और बाकी लोगों तक भी पहुंच गई। उन सभी को ये सिचुएशन देखने के बाद समझ में आ गया जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। आज की एपिसोड तो यहीं तक थी। आगे की एपिसोड अब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फिनिक्स वन रेन को किस तरह से मारा जाएगा, अब मायूमी के साथ क्या होगा, इतनी देर हो गई है, रिकार्नेशन टीम क्यों नहीं आई है, आगे क्या होने वाला है जानने के लिए मिलते हैं कल। और कृपया लाइक और कमेंट करना ना भूलें।